नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के भेद प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो वाक्य के भेद 3 आधार पर होते हैं। एक रचना के आधार पर जिसके 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और क्रिया कर्म या वाच्य के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो इन तीनों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो उससे पूर्व हम वाक्य के बारे में जान लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और भाषा वह होती है जिसके माध्यम से हम अपने भावों व विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो भावों व विचारों का आदान प्रदान करने का साधन ही भाषा कहलाती है। तो भाव विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्यों को रूप में प्रकट करते चलते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से ही हमारा काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो अपने में कुछ न कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। तो अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है ताकि अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। तो इस प्रकार से परिभाषा स्पष्ट होती है कि इस तरह सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। ये कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित व सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। अतः वाक्य हैं ये दिए गए हैं कि सार्थक शब्दों या पदों के मेल से बनते हैं। कि वाक्य जो है वो सार्थक अर्थात अर्थ सहित शब्दों व पदों के मेल से बनते हैं। तो शब्द व पद के बारे में मैं बता देता हूँ। अलग अलग होते हैं वैसे सामान्यतः ही। सबसे ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण होती है और वर्ण प्लस वर्ण मिलकर बनता है क्या? शब्द। और वर्ण प्लस वर्ण मिलकर बनकर शब्द हो गया। शब्द प्लस शब्द मिलकर बन गया पद। और पद प्लस पद मिलकर बनते हैं क्या? वाक्य। तो इस प्रकार से होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये रे आ मैं ये सब क्या है? वर्ण है। शब्द ये अलग अलग हो गए, राम रावण। और पद जो होता है, पद वह होता है कि जो विभक्ति युक्त शब्द होता है, जैसे राम ने, ठीक है, रावण को, तो ये दोनों क्या है? पद है। तो इन सभी का जो व्यवस्थित व सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। तो इसकी एक विशेषता तो हो गई कि सार्थक शब्दों या पदों के मेल से बनते हैं। दूसरा है कि पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। वाक्य पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। तीसरा है कि वक्ता मतलब कहने वाला या लेखक लिखने वाला की कई बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। चौथा है कि शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। और हिंदी के वाक्यों का पद क्रम इस प्रकार से होता है कि जैसे आगे दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, पूरक होता है और फिर क्रिया होता है। तो इन सब से मिलकर ही वाक्य का निर्माण होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि पल्लव पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया ये पूरक है। तो यहाँ पुलिस कर्ता चोरों को घेर कर पकड़ा। तो यहाँ पकड़ना, देखो पकड़ना क्या है? क्रिया है, पूरक घेर कर, और चोरों को कर्म। इसी प्रकार से गाय हरी घास खाती है, चित्रकार चित्र बनाएगा। तो यहाँ कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया और ये कर्म हो गया, ये
घास कर्म हो गया, हरी घास। चित्रकार चित्र बनाता है, इस प्रकार से चित्रकार करता है, बनाएगा क्रिया है और ये कर्म है। तो वाक्य जो है कर्ता कर्म पूरक और क्रिया की सहायता से बनता है। अब वाक्य भेद का आधार देख लेते हैं कि वाक्य भेद का आधार क्या होता है। कि वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान देते हैं। कि ये चित्रकार चित्र बनाएगा, चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। देखो ये अलग अलग हैं, जैसा कि हम रचना के आधार पर चर्चा कर रहे हैं उसी प्रकार से है ये। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। तो ये एक ही प्रकार के वाक्य हैं जिनको अलग अलग रचना की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ वाक्य के भेद हैं वो रचना की दृष्टि से अलग अलग है। जैसे यहाँ सरल या साधारण वाक्य है, यहाँ संयुक्त वाक्य है, यहाँ मिश्र वाक्य है और यहाँ भी मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया गया है कि रचना इस प्रकार से हो सकती है, एक ही वाक्य की अलग अलग प्रकार से, जबकि उनका अर्थ एक ही निकलता है। और दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ें तो वो अर्थ की दृष्टि से होते हैं, उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से हम अलग पढ़ेंगे। इस प्रकार से क्या है कि उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य है, पहला एक वाक्य है, दूसरा और तीसरा दो वाक्यों से मिलकर बना है, चौथा तीन वाक्यों से मिलकर बना है। तो मैंने बताया था पहला साधारण होता है, दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य, तीसरा और चौथा मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार से वाक्य होने के बाद भी ये अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। अब देखते हैं कि वाक्य के भेद। तो ये क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद सरल या इसको साधारण भी बोलते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इनको पढ़ते हैं। पहले है सरल वाक्य, इसको सरल या साधारण वाक्य बोलते हैं। परिभाषा के रूप में जाने तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सामान्यतः उद्देश्य को कर्ता कहते हैं, कहा जा सकता है कर्ता, और विधेय को क्रिया कहा जा सकता है या कर्ता का कार्य जो पूर्ण करता है या कर्ता के साथ होता है वो। अर्थात सरल रूप में कहें तो सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया से मिलकर बना होता है या एक कर्ता और एक क्रिया का मेल होता है, इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये उदाहरण दिया हुआ है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। तो इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, विधेय है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। जैसे और भी उदाहरण दिया हुआ है कि नौकर ने समय पर काम पूरा किया। यहाँ भी एक कर्ता और एक ही उद्देश्य है, अर्थात एक विधेय और एक उद्देश्य है। तो अगला है कि ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया। यहाँ भी एक उद्देश्य और एक विधेय है। पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। तो यहाँ भी एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो आइए चर्चा करते हैं कि सरल वाक्यों की रचना किस प्रकार से होती है। ये देखते हैं कि सरल वाक्यों की रचना मुख्यतः दो घटकों से होती है। ये घटक हैं उद्देश्य और विधेय। हम बार बार उद्देश्य और विधेय की अभी चर्चा कर रहे थे कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। तो इसको विस्तारित रूप में जान लेते हैं
उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और इसको कर्ता भी कहा जाता है। तो ये बात मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि सामान्यतः कर्ता को उद्देश्य कहा जा सकता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। अब ये जान लेते हैं कि उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, वो विस्तार के रूप में जुड़ जाते हैं, तब यह कई शब्दों के मेल से बनता है और वह इसका क्या होता है कि उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। एक होता है तो वह उद्देश्य होगा, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए और शब्द इसमें जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य का विस्तार। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, अध्ययन कर लेते हैं कि जैसे पौधे बढ़ने लगे हैं, तो यहाँ जो पौधे हैं वो क्या है, उद्देश्य है। एक ही शब्द दिया हुआ है, पौधे। अब आगे बताया है कि छोटे बड़े सभी पौधे, तो ये भी उद्देश्य है और इसी से क्या है कि कार्य पूर्ण हो रहा है। तो छोटे बड़े सभी पौधे, ये क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया। फिर है कि कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे, तो इस प्रकार से यह भी क्या है, उद्देश्य का विस्तार है। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। तो कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे, ये क्या है, उद्देश्य का विस्तार है। तो इन वाक्यों के रंगीन अंश उद्देश्य हैं, जैसा कि मैंने अभी रेखांकित करके बता भी दिया है और यहाँ रेखांकित है। तो ये सारे के सारे उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य का शेष अंश इनके ही बारे में कुछ बता रहा है। और ये बचा हुआ जो अंश है वो विधेय है, और विधेय की चर्चा आगे पढ़ते हैं। विधेय का विस्तार भी पढ़ेंगे यहाँ। देखो कि विधेय क्या होता है। विधेय वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बना हो सकता है, वह विधेय का विस्तार कहलाता है। जैसे कि हमने इसमें विधेय का विस्तार अध्ययन किया था, उद्देश्य का विस्तार अध्ययन किया था, उसी प्रकार से विधेय का विस्तार भी होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मजदूर गया, तो यहाँ रेखांकित किया हुआ है गया। मजदूर जो है उद्देश्य है, गया विधेय। मजदूर घर गया, तो ये भी विधेय है और मजदूर उद्देश्य है। तो मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया, तो यहाँ ये उद्देश्य का विस्तार दिया हुआ है। अगला है कि मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया, तो यहाँ भी ये विधेय दिया हुआ है और ये उद्देश्य है। तो मजदूर यहाँ उद्देश्य है और बाकी का जो अंश है वो विधेय और विधेय का विस्तार है। तो यहाँ रेखांकित भी किया हुआ है। तो इन वाक्यों के रंगीन अंश अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः वे विधेय और विधेय का विस्तार है। इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं कि यहाँ दिए हुए हैं। देखो कि ये डग गया है, इसको नीचे करके देख लेते हैं कि राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को भड़का दिया। तो यहाँ लक्ष्मण जो है वो उद्देश्य है, लेकिन यहाँ बताया है कि राम के अनुज, राम के छोटे भाई लक्ष्मण, तो यहाँ जो है ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। जबकि ये क्रोध भड़का दिया
या कह सकते हैं कि भड़का दिया विधे है, जबकि ये संपूर्ण परशुराम का क्रोध भड़का दिया, ये क्या है? विधे का विस्तार है। इसी प्रकार से आगे है कि रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं। तो यहाँ जो है वो फूल उद्देश्य है और रंग बिरंगे फूल उद्देश्य का विस्तार है। इसी प्रकार से मन मोह लेते हैं, ये क्या है? विधेय। और सभी का मन मोह लेते हैं, ये हो जाएगा विधेय का विस्तार। अगला है कि पुलिस की वर्दी में आए आतंकी अचानक गोली चलाने लगे। तो यहाँ जो है आतंकी उद्देश्य है और पुलिस की वर्दी में आए आतंकी या पुलिस की वर्दी में आए उद्देश्य का विस्तार है। तो गोली चलाने लगे, तो ये विधेय है, और अचानक गोली चलाने लगे, ये क्या है? विधेय का विस्तार है। ऐसे ही आगे दिया हुआ है कि नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने लगातार कई गोल किए। तो फुटबॉल टीम क्या हो गई? उद्देश्य, और नीली जर्सी वाली उद्देश्य का विस्तार। तो ये पूरा ही उद्देश्य हो गया नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने कई गोल किए। गोल किए क्या हो गया? विधेय। और लगातार कई गोल किए, ये विधेय का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से इनके जो अर्थपूर्ण करने के लिए जो सहायक शब्द होते हैं वो इनके विस्तार होते हैं। तो ये सारे के सारे ही हमने जो अध्ययन किए थे ये सरल वाक्य हैं। अब हम अध्ययन करते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। देखो कि संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक शब्द या कह सकते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ये अव्यय का ही एक भाग है, समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय जो किसी व्याकरणिक कोटि द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं, यथावत बने रहते हैं। योजक शब्द दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने वाला होता है। तो जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, तो ये ध्यान रखना है कि उसके दोनों उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य, वो स्वतंत्र होते हैं, अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं। तो वो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक शब्द से या समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब संयुक्त वाक्य की विशेषताएं बताई गई है। संयुक्त वाक्य की विशेषता कि संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजक शब्द जैसे या, व, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि ये दोनों किसी दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वो दोनों स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय बताया है या, व, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि। तो ये इनकी विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। जैसा कि ऊपर मैं बता भी चुका हूँ कि ये दोनों स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। इन्हें किसी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ता, एक दूसरे उपवाक्य का सहारा नहीं लेना पड़ता है। फिर आगे बताया है कि इसमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और दोनों ही वो समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं या समान स्तर के उपवाक्य होते हैं, इसलिए इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य, समानाधिकृत या समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। अब संयुक्त वाक्य के कुछ और उदाहरण हम अध्ययन करते हैं जो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। मैं बाजार गया और पुस्तकें खरीदी।
देखो यहाँ एक उपवाक्य ये है स्वतंत्र, मैं बाजार गया, और एक उपवाक्य ये है स्वतंत्र कि पुस्तकें खरीदी, और ये बीच में क्या है, योजक शब्द लगा हुआ है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको ये ध्यान रखना कि इसमें अवश्य रूप से संयोजक अव्यय या कह सकते हैं कि योजक शब्द मिलेगा, लेकिन वो मिश्र भी हो सकता है और संयुक्त भी। पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि संयोजक अव्यय मिलेगा, लेकिन वो दोनों किसी स्वतंत्र शब्द को जोड़े और स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि वो दोनों के दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए, अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम होने चाहिए, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होने चाहिए, और किसी योजक शब्द से जुड़े होने चाहिए। तब निश्चित रूप से वो वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। फिर आगे दिया है कि मरीज फल खा लेगा, खिचड़ी से काम चलेगा। कि मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। तो एक उपवाक्य ये रहा और एक उपवाक्य ये रहा, तो ये दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य हैं, और ये क्या है, योजक शब्द है। तो ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। अगला उदाहरण है कि मदन को बस नहीं मिली, इसलिए वह समय पर घर न आ सका। तो इस प्रकार से दोनों स्वतंत्र उपवाक्य है कि मदन को बस नहीं मिली, वह समय पर घर न आ सका, और इसलिए यहाँ क्या है, योजक अव्यय है। और भी उदाहरण दिए हुए हैं कि हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। तो यहाँ और जो है वो संयोजक अव्यय है। ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। इसी प्रकार से आगे है कि बादल घिरे किंतु बरसात न हुई। तो यहाँ किंतु संयोजक अव्यय है और ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। बादल घिरे, बरसात न हुई। इसी प्रकार से अगला दिया हुआ है कि वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। तो यहाँ वह दिन भर काम करता रहा स्वतंत्र उपवाक्य है, पूरा न हो सका ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है, और ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य परंतु संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं। अगला है कि बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना। तो यहाँ बाजार से कलम लाना स्वतंत्र उपवाक्य है, ठीक है, और पेंसिल अवश्य लाना ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है, लेकिन ये तथा संयोजक अव्यय से जुड़ा हुआ है। अगला उदाहरण है उसने मेट्रो की सवारी की एवं एसी का आनंद लिया। तो उसने मेट्रो की सवारी की, एसी का आनंद लिया। तो इस प्रकार से दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं और ये एवं संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। संयुक्त वाक्य जो है इसमें एक ध्यान रखना है कि इसमें किसी दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होते, उनका अपना पूर्ण अर्थ प्रकट होता है और वो किसी न किसी योजक शब्द से या संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। जबकि इसमें मिश्र वाक्य में होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है, जिसका हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो अब अध्ययन करते हैं हम मिश्र वाक्य, कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य समझ गए होंगे कि इसमें एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं और एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण, तो मिश्र वाक्य में आश्रित या कह सकते हैं गौण निम्न उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, आश्रित होता है, तभी तो उसका नाम क्या पड़ गया, आश्रित उपवाक्य। अर्थात कह सकते हैं कि प्रधान उपवाक्य के बिना उस दूसरे उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, वह उसके साथ ही अर्थ स्पष्ट करेगा, इसलिए उसको आश्रित या गौण उपवाक्य कहा जाता है।
तो मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजकों के युग्म जोड़े जैसे बताया गया है उसमें समानाधिकरण है, जबकि यहाँ व्याधिकरण है, अलग अलग है। तो उन युग्म के साथ आता है जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जब तब, जैसी वैसी, यदि, तो, जब तक, तब तक, जिन्हें, उन्हें आदि। जिसका, उसका, इसका, उसका, तो वह इस प्रकार से बहुत है। तो इस प्रकार से ये व्याधिकरण युग्म होते हैं और मिश्र वाक्य में सदैव ये व्याधिकरण युग्म ही आते हैं योजक शब्द के रूप में। इसकी अगली विशेषता है कि स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है, जो मैं ऊपर बता भी चुका हूँ कि जो प्रधान उपवाक्य होता है वह स्वतंत्र होता है, जबकि वो दूसरा उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, इसलिए उसको आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य कहा जाता है। तो मिश्र उपवाक्य के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना, कि शाम को जल्दी लौट आना। तो ये क्या है कि माँ ने कहा, अब क्या कहा ये स्पष्ट नहीं हो रहा। अब ये इससे स्पष्ट होगा कि शाम को जल्दी लौट आना। तो ये वैसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो ये उदाहरण दिया हुआ है। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो चुकी थी। कि जब मैं घर पहुंचा तो ये आश्रित उपवाक्य हो रहा है कि वर्षा हो चुकी थी। तो तब यहाँ इनका योजक शब्द है, यहाँ की योजक शब्द है, तो ये दोनों युग्म है कि जब और तब। तो इस प्रकार से जब तब आता है तो वह योजक शब्द के रूप में आता है। अगला है कि जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। तो यहाँ जैसे ही और वैसे ही, तो जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। तो बिजली चमकने लगी आश्रित उपवाक्य है कि बादल घिरे, ये प्रधान उपवाक्य है। आगे है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। तो ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं और धरती पर अधर्म बढ़ा है। तो ये दोनों उपवाक्य हैं कि धरती पर अधर्म बढ़ा है मुख्य उपवाक्य है और ये ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं आश्रित है। जब जब और तब तब इनके जो है योजक शब्द हैं। अगला है कि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं। तो जहाँ जहाँ और वहाँ वहाँ, ये दोनों ही क्या है, इनके संयोजक अव्यय हैं। तो सिंचाई की व्यवस्था है, फसलें खूब पैदा होती हैं। तो इसमें सिंचाई की व्यवस्था है प्रधान उपवाक्य है, फसलें खूब पैदा होती हैं आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है यहाँ कि जो योजक अव्यय आता है उनका ध्यान रखना है कि वो जैसे कि जब, तब, जैसे, वैसे, जब जब, तब तब, जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ, इस प्रकार से ये जो युग्म के रूप में जो आते हैं, व्याधिकरण के रूप में जो आते हैं योजक शब्द, वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य जो होता है वो शुरू में आए या अंत में आए, कहीं भी स्थान हो सकता है उसको। तो एक एक पढ़ लेते हैं कि आरंभ में आश्रित उपवाक्य कैसे होता है कि जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। और यह बताया है कि जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा पौधे लगाए हैं उसे पुरस्कृत किया जाएगा, कि वे सदा
रहते हैं, आश्रित है कि जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। तो यहाँ बताया है कि जिस लड़के ने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ जो है वो प्रारंभ में आया है और यहाँ मध्य में आ रहा है कि वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ सदा स्वस्थ रहते हैं और वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं, ये मध्य में आ गया है, देखो। फिर इसी प्रकार से यह है कि वह लड़का जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं पुरस्कृत किया जाएगा, ये मुख्य हो गया। अब यहाँ जो है ये आश्रित मध्य में आ गया है। अब इसी प्रकार से ये आश्रित उपवाक्य जो है वो अंत में भी आ जाता है कि जैसे वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। इसी प्रकार से उस दूसरे उदाहरण को परिवर्तित किया गया है कि उस लड़के को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं। तो इस प्रकार से आश्रित उपवाक्य प्रारंभ में, मध्य में या अंत में कहीं भी आ सकता है। तो इसके दो उपवाक्य होते हैं, पूर्व में मैं बता चुका हूँ। एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित या गौण उपवाक्य होता है। जैसे अध्यापक ने कहा, तो ये प्रधान उपवाक्य है कि हमें देशभक्त बनना चाहिए। जेब कतरा पकड़ा गया जिसने बस में जेब काटी थी। यह वही मंदिर है जिसे पांडवकालीन माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आश्रित या गौण उपवाक्य हैं और ये मुख्य उपवाक्य है। आगे बताया है कि आश्रित उपवाक्य, आश्रित या गौण उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। एक होता है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे तो यहाँ संज्ञा जो है वो केवट ने कहा, ये संज्ञा है मुख्य वाक्य के रूप में कि बिना पांव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो यहाँ रेखांकित भी किया हुआ है कि जैसे केवट ने कहा, तो ये संज्ञा है और ये संज्ञा आश्रित है, संज्ञा पर आश्रित है कि बिना पांव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और दूसरा उदाहरण है कि मैं जानता था सुमन अवश्य आएगी। तो मैं जानता था ये संज्ञा है और प्रधान उपवाक्य है, मैं संज्ञा है और सुमन अवश्य आएगी। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है कि अब अध्यापक ने कहा कि अपने आसपास सफाई रखो। तो अध्यापक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, यहाँ अध्यापक संज्ञा है और अपने आसपास सफाई रखो, ये क्या है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो जहां जहां ये हल्के नीले कलर में रेखांकित किया हुआ है तो ये सारे के सारे संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्य बिना पांव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, सुमन अवश्य आएगी, अपने आसपास सफाई रखो, ये सारे के सारे क्या हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं। इसके अन्य उदाहरण भी है कि अब छात्र समझ गए कि 8वीं तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता। अब यहाँ दिया गया है कि अब छात्र समझ गए, प्रधान उपवाक्य है, 8वीं तक कोई उन्हें फेल नहीं कर सकता। ये क्या है कि इस पर आश्रित है। ऐसे ही दिया हुआ है कि माली ने बच्चों को समझाया कि फूल तोड़ना मना है। तो यहाँ माली ने बच्चों को समझाया, ये इस पर आश्रित है कि फूल तोड़ना मना है। फल वाले ने कहा कि मैं ताजा फल ही बेचता हूँ। अब आगे देखते हैं कि विशेषण आश्रित उपवाक्य, कि विशेषण आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, और विपत्ति का सामना वही कर पाते हैं जो धैर्य बनाए रखते हैं। जो दवाएं तुमने मुझे कल दी थी वे नकली हैं।
जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ है वह अब चलने लगा है। तो इस प्रकार से सारे ही विशेषण हैं, ये इनकी विशेषताएं बता रहे हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो, तो यहाँ जो है वो जो विशेषता बता रहा है इस प्रकार से, जो से विशेषता उत्पन्न हो रही है कि जो अपनी मदद स्वयं करता है। विपत्ति का सामना वही कर पाते हैं जो धैर्य बनाए रखते हैं। इस प्रकार से यहाँ है कि जो दवाएं बेची थी वे नकली हैं। जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ वह है, तो इसके बारे में विशेषता बताई कि वह अब चलने लगा है। इस प्रकार से ये रेखांकित जो है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। तो विशेषण उपवाक्यों की पहचान ये होती है कि विशेषण उपवाक्य जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसको आदि जो कि विभिन्न रूपों से शुरू होते हैं। तो इन से शुरू होते हैं योजक अव्यय से जो विशेषण उपवाक्य होते हैं। कि जो फल तुम लाए थे वे बहुत मीठे हैं, तो यहाँ भी इसी से शुरुआत हो रही है। जो वे, जिस छात्रा ने सबसे अधिक परिश्रम किया वही प्रथम आई, कि जिन्होंने दुखियों की मदद की उनका नाम अमर हो गया। इस प्रकार से ये भी विशेषण आश्रित उपवाक्य के उदाहरण हैं। अब आगे है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं जगता हूँ तब टहलने जाता हूँ, तो यहाँ जब और तब ये क्रिया विशेषण है। जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही उठ बैठा, तो जैसे ही और वैसे ही। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, जहाँ वहाँ। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया का काल, रीति, स्थान, परिणाम या कार्य का कारण आदि का बोध कराते हैं। इस आधार पर क्रिया विशेषण उपवाक्य के 5 भेद होते हैं जो हम देखते हैं। कालवाचक उपवाक्य, कालवाचक उपवाक्य जब सूरज उगता है तब अंधेरा होता है, तो यहाँ जब और तब काल को दर्शा रहा है, समय को। तो कालवाचक उपवाक्य वहां होता है जहां समय प्रदर्शित होता है। तो इसके लिए कब प्रश्न करके हम जान सकते हैं कि तब अंधेरा दूर हो जाता है। कब? जब सूरज उगता है। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही वर्षा होने लगी, कि वैसे ही वर्षा होने लगी। कब होने लगी? जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा। तो ये काल को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से रीतिवाचक उपवाक्य है कि जैसा सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते थे वैसा दूसरा नहीं। तो रीति में पूछते हैं कैसा या कैसी, प्रश्न करके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाया जा सकता है कि वैसा दूसरा नहीं है। कैसा? कि जैसा सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते थे वैसा दूसरा नहीं है। तो यहाँ भी ये रीतिवाचक उपवाक्य है कि जिस तरह गुरु ने समझाया था शिष्य उसी तरह का आचरण किया। शिष्य ने कैसा आचरण किया? उसी तरह का। कैसा? कि जिस तरह गुरु ने समझाया था। तो ये सारे के सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। और दिया है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मंजिल निकट आती जाएगी। कि मंजिल निकट आती जाएगी कैसे? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मंजिल निकट आती जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य को जानने के लिए क्या है कि स्थान कहाँ, क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए कहाँ प्रश्न करते हैं कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होती है। तो यहाँ जो प्रश्न करेंगे वो कहाँ प्रश्न करेंगे, कहाँ के लिए प्रश्न करेंगे कि जहां आग होती है वहां धुआं होती है। कहाँ होती है धुआं? जहां आग होती है। जहां संत निवास करते हैं वह स्थान स्वर्ग तुल्य होता है। कि कहाँ होता है स्वर्ग तुल्य? जहां संत निवास करते हैं।
जहाँ जहाँ सरदार पटेल गए वहाँ वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। कहाँ कहाँ उनका स्वागत हुआ? जहाँ जहाँ सरदार पटेल गए थे। तो इस प्रकार से ये स्थानवाचक आश्रित उपवाक्य है। आगे परिमाणवाचक आश्रित उपवाक्य होंगे। तो परिमाण का होता है मात्रा, तो इसके लिए हम कितना या कितनी प्रश्न करते हैं। कितना या कितनी प्रश्न करते हैं, जिससे क्या है कि ये पता लग जाता है कि कौन सा उपवाक्य है। कितना या कितनी। परिमाणवाचक उपवाक्य के उदाहरण दिए हुए हैं कि जितनी वर्षा होगी उतनी ही अच्छी फसल होगी। कितनी? जितनी वर्षा होगी। जितना पचा सको उतना ही खाओ। कितना खाओ? जितना पचा सको। जितनी बर्फ पड़ेगी सर्दी उतनी ही बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? जितनी बर्फ पड़ेगी। तो परिमाणवाचक हम उपवाक्य यहाँ है पढ़ चुके हैं। तो अब है कि परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट, नतीजा या कारण। तो यहाँ जो है वो कारण को स्पष्ट किया जाता है। रिजल्ट नतीजे को या कारण को स्पष्ट किया जाता है कि यदि तुमने मन लगाकर पढ़ाई की होती तो यह दिन न देखने पड़ते। तो इसका कारण ये है कि मन लगाकर पढ़ते। तो ऐसे ही वह आज इसलिए विद्यालय जाएगा क्योंकि आज पैसे बटेंगे। तो आज विद्यालय जाने का उसका कारण यही है कि वो वहाँ पैसे बटेंगे। कि यदि कबूतर लालच न करते तो जाल में न फंसते। जाल में न फंसने का जो कारण है उनका लालच करना है। तो प्रयुक्त वाक्यों में जो रंगीन अंश दिए गए हैं, यहाँ रंगीन अंश करना भूल गया मैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान जब, जैसा, जहाँ, जो जो आदि शुरू में देखकर की जा सकती है। अब इनको वाक्य में रूपांतरण या रचनांतरण अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सरल को संयुक्त में कैसे बदलते हैं, संयुक्त को मिश्र में कैसे बदलते हैं, और सरल को मिश्र में कैसे बदलते हैं, मिश्र को संयुक्त में कैसे बदलते हैं। इसी प्रकार से सभी वाक्यों का एक दूसरे में रूपांतरण करके देखेंगे। अभी के लिए विराम देते हैं वीडियो को। धन्यवाद।